तो कल की क्लास में हम लोगों ने ये जाना कि प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है और प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। हम लोग इस बात पर बहुत बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं कि प्राथमिक शिक्षा का स्वरूप पुरानी शिक्षा नीति यानी 1986 की जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें हम प्राथमिक शिक्षा का कैसा स्वरूप पाते हैं और भावी जो लागू होने जा रही है नई शिक्षा नीति उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अपना लिया गया है। तो अब हमारी जो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन होगी वो नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित होगी। तो हम लोगों ने ये समझ लिया था कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा कैसे होगी और इसके उद्देश्यों पर भी हम लोग जो है अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोगों को अध्ययन करना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो एक विचार है जिसको प्राप्त करने के लिए सरकारें, गैर सरकारी संगठन और बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो है वो प्रयासरत हैं। इसकी पृष्ठभूमि में जाने के लिए कि सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या है, यानी शिक्षा का सार्वभौमिकरण से मतलब क्या है। जैसा कि शब्द से ही हमको पता चलता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी किस कौन सी शिक्षा का? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो सार्वभौमिकरण से मतलब ये है कि सभी के लिए उपलब्ध करा पाना। ये टेक्निकल वर्ड जरूर लगता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, यही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता और इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए पुनः हमको रिकॉल करना होगा भारत के संविधान का आर्टिकल 45, अनुच्छेद 45, जिसकी चर्चा हम लोगों ने की थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उनमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 45, जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रयास करे कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी को अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। यानी संविधान वेत्ताओं का, जो संविधान निर्माता थे, उनका ये मत था, उनका ये भाव था कि हम राज्य से ये अपेक्षा करते हैं कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सबको प्राइमरी एजुकेशन मिल जाए। सबको प्राइमरी एजुकेशन से क्या मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे पात्र हैं, जो लोग जो है प्राथमिक शिक्षा में जिनको पंजीकृत इनरोल्ड होना चाहिए, वो सभी इनरोल्ड हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हालांकि बाद में वो भी प्रोग्राम चलाए गए कि जो वयस्क हैं, कभी स्कूल नहीं गए, उनकी साक्षरता के लिए भी विशिष्ट अभियान चलाए गए। लेकिन अनुच्छेद 45 ये कहता है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को राज्य जो है अनिवार्य रूप से प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए। शिक्षा का सार्वभौमिकरण का जो भाव है वो सिर्फ इतना है कि सबको प्राथमिक शिक्षा मुहैया हो, सभी के लिए स्कूल उपलब्ध हो। आज हम लोग जिस भारत में हैं, जिस भारत में आप लोगों ने जन्म लिया है, इस भारत की तस्वीर कुछ और है और भारत जब आजाद हुआ था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तब देश की तस्वीर कुछ और थी। आज आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सभी के लिए प्राइमरी शिक्षा से क्या मतलब है? सभी के लिए तो प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध है, हर जगह प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सभी तरह के स्कूल उपलब्ध हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो वो दौर ऐसा था जब सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमारे पास स्कूल्स नहीं थे, हमारे पास टीचर्स नहीं थे, हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे कि हम सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर पाए। इसी का प्रतिफल ये रहा कि भारत के संविधान में कहा तो ये गया था कि 1960 से तक जो है सबको प्राइमरी शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए व्यवस्था कर लीजिए। लेकिन हम वो व्यवस्था अगले 50 बरस नहीं कर पाए। 2001 में
86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। लेकिन हम इस कानून के द्वारा, इस संविधान संशोधन के बाद भी सभी को शिक्षा मुहैया नहीं करा पाए थे। फिर बाद की सरकार ने 2009 में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया और उसको 1 अप्रैल 2010 से लागू किया। तब जाकर के सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो पाई। और क्यों नहीं हो पाई थी 10 वर्ष के भीतर, इस पर अगर आप विचार करेंगे तो ये आपको बहुत सारी समस्याएं समझ में आएंगी। आप जानते हैं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब भारत की आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब थी। एक ऐसा देश जिसको सैकड़ों वर्षों तक लूटा गया हो, यहाँ की धन संपदा को लूट करके जो है वेस्टर्न कंट्रीज में ले जा करके डंप किया गया हो, तो ऐसा देश जो आर्थिक विपन्नता की स्थिति में है, यानी हमारी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो सबसे पहली जरूरत होती है भूख मिटाना। जब हम अपने देश की भूख मिटा पाएंगे, उसके बाद हम उनके शिक्षा और बाकी जीवन को बेहतर बनाने वाली चीजों के बारे में विचार कर पाएंगे। भारत के आर्थिक इतिहास को जब आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि जब अंग्रेजों का आधिपत्य था, लगभग 1700 ईस्वी के बाद आसपास, उस समय अगर हम भारत की ओवरऑल पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में स्थिति देखें तो भारत का हिस्सा लगभग 22% के आसपास था। और जब अंग्रेज छोड़ करके गए तो 3 से 4% पर वो था। तो आप सोचिए कि अंग्रेजों ने हमारे देश का कितना ज्यादा आर्थिक दोहन किया कि हम जो है अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत कमजोर हो गए। तो एक आजाद देश, उसकी प्राथमिकताओं में शिक्षा जरूर थी। हम ये नहीं कह सकते कि उस समय की जो सरकार बनी उसने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी, उसने एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी थी। लेकिन उस समय समस्याएं ऐसी थी, इतनी थी कि ये जो अनिवार्य शिक्षा और सार्वभौमिक शिक्षा है, इसका जो है प्रयत्न नहीं हो पाया। अब कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों ने एजुकेशन में पढ़ी भी है, आगे पढ़नी भी है, वो बताती हैं कि सरकारें शिक्षा को लेकर के कितना ज्यादा प्रतिबद्ध थी। 1947 में भारत आजाद हुआ था और 1948 में ही राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित करके भारत की उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए सुझाव मांगे गए थे, जिसमें उन्होंने यूजीसी के गठन की भी जो है भूमिका बांधी थी। इस 52-53 में समस्याओं से लड़ता देश, लेकिन उसके बावजूद हमारी शैक्षिक प्रतिबद्धताएं ही थी कि हमने मुदालियर आयोग का गठन किया और माध्यमिक शिक्षा को उन्नयन के लिए सुझाव मांगे। इसके बाद अनेक समय आए ऐसे, जैसे कोठारी आयोग 1964-66 में, उसके बाद हम लोगों ने स्वतंत्र भारत की प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो बहुत सारे अवसर आए, ये बताते हैं कि हम शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। लेकिन जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का विचार था भारतीय संविधान का, ये हम उस समय लागू नहीं कर पाए, क्योंकि पूरे देश को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो था कि सभी के लिए विद्यालय हो। विद्यालय बनाने के लिए अगर केवल अध्यापक की आवश्यकता हो तो अध्यापक तो उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन विद्यालयों की स्थापना करना, पुराने जो जर्जर विद्यालय थे उनका पुनर्निर्माण करना, ये सब एक बड़ी चुनौती थी, जिसके कारण ये कार्य नहीं हो पाया कि 10 वर्ष के भीतर सभी को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो विचार है वो यही कहता है कि सभी के लिए सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सभी को उपलब्ध हो, सभी के लिए सुलभ हो। ये विचार कहता है शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किया क्या क्या गया। जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये एक टारगेट सेट किया गया था, ये एक हम कह सकते हैं कि उद्देश्य बनाया गया था कि हम सबको शिक्षा दें। उसके लिए समय समय पर सरकारों ने अनेक कदम उठाए। हमको अपने सिलेबस के इस सेकंड यूनिट में उन कदमों को पढ़ना है जो भारत सरकार एवं अन्य प्रदेश सरकारों ने इस दिशा में उठाए। यानी
सभी को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो, इसके लिए समय समय पर अनेक कार्यक्रम चलाए गए। जैसे सबसे पहले कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था 1987 में। इसके साथ साथ मिड डे मील की जो योजना चलाई गई थी, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, और भी फिर जब ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन गया और सभी को शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो गया, तो ये सारे कदम बताते हैं कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे जिस दिशा में जाने की बात हमसे भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 करता है। तो हमको ये पढ़ना है कि ये जो कदम उठाए गए थे ये क्या थे, इनका क्या महत्व था। तो हम लोग एक एक जो बिंदु हैं उनको देखेंगे। हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप पीपीटी देख पाएंगे। पीपीटी आपको दिख रही होगी मुझे लगता है अभी स्क्रीन पर। तो इसमें हमको ये पढ़ना है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है वो ये सिर्फ एक भाव पर केंद्रित रहता है कि हम प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए सुलभ कैसे बनाएं, सभी को प्राथमिक सुनिश्चित शिक्षा प्राप्त हो ये कैसे सुनिश्चित करें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो अगर हम ये देखें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना ये क्या थी, तो जैसा कि अभी हमने आपसे चर्चा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान में जो लागू है वो 1986 की नई शिक्षा नीति थी। उसमें कुछ थोड़े बहुत संशोधन जो है वो 1992 में अवश्य किए गए थे, लेकिन आज का जो हमारा शिक्षा का जो ढांचा है वो तय किया गया था इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। आप सोचिए कि 1986 की नई शिक्षा नीति को कितने बरस हो गए। आप ये समझ लीजिए कि 35 साल हो गए, हम अभी भी उसी शिक्षा नीति के आधार पर चल रहे हैं। आप सोचिए 1986 का भारत कैसा रहा होगा और 2020 और 19 का भारत कैसा है। तो 2019 और 20 के भारत की दिशा 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति के आधार पर तय नहीं होनी चाहिए, ये एक अतार्किक बात हमें जरूर लगती है। तो इसीलिए इसी का प्रतिफल था कि 2020 में वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति को स्वीकृति प्रदान की। अब हम आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो कदम है हम उठाने जा रहे हैं, और 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमारी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करती है। क्योंकि 2020 में कौन सी प्रॉब्लम हो आएंगी ये 1986 में नहीं जाना जा सकता था। जैसे 1986 में हम ये नहीं जान सकते थे कि 2019-2020 के भारत को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी ताकि हम अपनी ऑनलाइन एजुकेशन सुदृढ़ कर सकें। क्योंकि 1986 पर अगर ये देश में बात की जाती तो कोई समझ भी ना पाता, क्योंकि उस समय इंटरनेट और मोबाइल और स्मार्टफोन ये सारी चीजें जो है वो सर्वसुलभ नहीं थे, और बहुत सारी चीजें तो कल्पनाओं में भी नहीं थी। तो 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत सारी ऐसी जो है अनुशंसाएं की गई, ऐसी रिकमेंडेशंस की गई कि जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में ही एक कदम उसने सुझाव दिया था कि हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान के रूप में ऐसा कोई कार्यक्रम चलाएं जिससे प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को हम बेहतर कर सकें। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो 1986 की नई शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन पर 1987 में चलाया गया, एक साल बाद। आप इसका जो सन है वो याद रखेंगे। और ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहता क्या है, सबसे पहले तो आप शब्द पर जाएं तो शब्द से आपको क्या लगता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना।
आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सभी स्कूल में ब्लैक बोर्ड हो, इसके लिए कोई योजना चलाई गई हो। तो ऐसा नहीं है, केवल ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं की गई थी, क्या क्या व्यवस्था की गई थी ये आपके सामने है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य उस समय प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत संचालित हो रहे प्राथमिक विद्यालयों में कुछ जो है उपकरण उपलब्ध कराना। यानी ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, जो सारे टूल आपको दिख रहे हैं, ये प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध हों। जैसे सबसे पहले ये कहा गया कि आपने हमारा उद्देश्य होगा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 कमरे हों जो कि बरामदा सहित वाले भवन हो, मतलब कमरों से अटैच बरामदे हों, यानी 2 कमरे जरूर हों। मतलब ये मिनिमम मेंटेनेंस है कि इतना जो है उस विद्यालय में होगा। ऐसा नहीं है कि इतने में ही विद्यालय चलेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता ये है कि कम से कम 2 कमरे हों जिसमें एक बरामदा हो। इसका साइज भी बताया गया था, जिसकी आवश्यकता यहाँ पर चर्चा करने की नहीं है। इसके अलावा शिक्षण उपकरण वहां पर उपलब्ध हो। शिक्षण उपकरण में क्या आता है कि जैसे ब्लैक बोर्ड है, चौक है, और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारी चीजें आती हैं शिक्षण उपकरण में। चार्ट है जिसको दिखा करके, जैसे छोटे बच्चों को जब आप जानते होंगे प्राथमिक स्कूलों में जब उनको गिनती सिखाई जाती है और का खा गा सिखाया जाता है, ABCD दिखाया जाता है, तो बहुत सारे चार्ट वहां पर रहते हैं। उनमें बना हुआ चित्र दिखा करके बच्चों को एक उनका माइंडसेट बनाने की कोशिश की जाती थी कि वो शब्दों को, अंकों को, वर्णों को पहचान पाएं और उनका उच्चारण कर पाएं। तो ये सारे जो आपको सामने चीजें दिख रही हैं, शिक्षण उपकरण है, कक्षा शिक्षक सामग्री है, खेल सामग्री एवं खिलौने, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, छोटे छोटे जिसमें जो है औजार होते थे, 2 in 1 ऑडियो उपकरण, पुस्तकालय के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घंटी, चाक तथा कूड़ादान, वाद्य यंत्र, ढोलक, तबला, मंजीरा, हारमोनियम, श्यामपट्ट, फर्नीचर। शिक्षकों के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो टीचर होगा उसके पास इतना एक कोष रखा जाएगा, एक अमाउंट रखा जाएगा कि वो हमेशा उसके पास उपलब्ध हो कि यदि कोई जो है आकस्मिक आवश्यकता विद्यालय में होती है तो वो पूरी की जा सके। इसके साथ साथ टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक विद्यालय में 2 टॉयलेट हों जो लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग हों। इसके साथ साथ पीने के पानी की व्यवस्था भी विद्यालय में उपलब्ध हो, इसका जो है संकल्प इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत लिया गया था। तो हम देखते हैं इसका सार क्या है। आप इसके सार को समझने के लिए सिर्फ इतना जानिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक योजना थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा ये सुझाई गई थी और 1987 में इस कार्यक्रम, इस ब्लैक बोर्ड अभियान का जो था वो प्रारंभ किया गया था। इसमें बस आप इतना जानिए, ये सामने लिखी हुई चीजें जो है सुनिश्चित कराई जाए, ये प्रयास किया गया था। लेकिन आपको इतना अवश्य जानना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना का ध्येय था। यानी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो प्राथमिक विद्यालय में, इस प्राइमरी स्कूल में अवेलेबल हो, वो इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था। अब इसके बाद अगला देखते हैं कि आगे क्या था। तो आगे जो है ये सर्व शिक्षा अभियान था। इस सर्व शिक्षा अभियान से पहले हम मिड डे मील को समझ लेते हैं कि क्या था, क्योंकि ये 1995 में शुरू किया गया था। इसको हम लोग पहले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि कालक्रम में अगर हम देखें तो सर्व शिक्षा अभियान बाद में प्रारंभ किया गया और मिड डे मील योजना पहले चलाई गई थी। तो इसमें जो सामने लिखी गई चीज है इसको आप देखें ध्यान से कि मध्याह्न भोजन स्कीम यानी मिड डे मील योजना, ये देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई थी। तो सबसे पहले आपको ये डेट याद रखने की जरूरत है कि मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ की गई थी।
आगे चलकर 1997-98 का जो वित्तीय वर्ष था, जहां पर एक चीज आप जरूर याद रखिए कि जहां पर वर्षों में दो चीजें आपको सामने दिखती हैं कि 1997 भी लिखा है, 1998 भी लिखा है, तो आपके दिमाग में आएगा कि 1997 में शुरू किया गया होगा या 98 में। तो जहां पर वर्ष जो है एक साथ लिखे होते हैं, वहां मतलब ये होता है कि वो वित्तीय वर्ष है। जैसे अभी हम किस वित्तीय वर्ष में हैं? अभी हम वित्तीय वर्ष ये चल रहा है 2021 और 22। इसमें जो योजना शुरू की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा या किसी भी सरकार के द्वारा, तो वो मानी जाएगी 2021 और 22 में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आप जानते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो ये तिथि है, ये फाइनेंशियल ईयर कहलाती है। इसीलिए विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में आपको ये 2 वर्ष दिखाई पड़ते हैं। तो 1997-98 तक यह कार्यक्रम जो था, वो देश के सभी ब्लॉकों में शुरू कर दिया गया था और वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। यानी प्रारंभ में छोटे रूप में मिड डे मील योजना प्रारंभ की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार किया गया और एक समय ऐसा आया कि जब जो है पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया। तो प्रारंभ में ये केवल प्राथमिक स्तर तक ही था, लेकिन 2007 में इसका देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा 6 से 8 पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद वर्ष 2008 और 9 में ये जो मिड डे मील की योजना थी, वो देश के सभी क्षेत्रों के उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए विस्तारित कर दी गई थी। यानी 2008-9 का जो समय था, उसमें जो उच्च प्राथमिक स्तर यानी जिसे हम पूर्व माध्यमिक स्तर भी कहते हैं, जो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक कहा जाता है। तो वर्तमान की स्थिति क्या है कि वर्तमान में देश में संचालित होने वाले सभी विद्यालय जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वहां पर कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील की व्यवस्था जो है वो उपलब्ध है। अब इसके उद्देश्य क्या थे? आप लोग सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मिड डे मील योजना क्यों चलाई गई? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है 1991 में भारत ने जो नई आर्थिक नीति अपनाई, उसके बाद भारत का उत्तरोत्तर विकास प्रारंभ हुआ। इसके पहले भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो जो है अत्यंत ही शोचनीय थी, क्योंकि देश में जनसंख्या का आकार बढ़ रहा था, संसाधन सीमित थे, बेरोजगारी काफी थी। हमारे यहाँ जो आज उद्योगों की स्थिति है, ये 1991 में नहीं थी। तभी हमने एलपीजी मॉडल अपनाया और वहां से देश ने विकास के लिए एक नई उड़ान भरी। तो उस समय भारत में सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास तो बहुत सारे चल रहे थे। तो 1995 में ये एक नया प्रयास शुरू किया गया कि यदि हम बच्चों को विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराएंगे तो हमारे 2 उद्देश्य पूर्ण होंगे। एक तो हम उनको शिक्षा व्यवस्था से जोड़ सकेंगे और दूसरा उनके स्वास्थ्य और पोषण के संबंधित क्षेत्र में भी कार्य कर सकेंगे। तो इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना और शिक्षा व्यवस्था में उनको जोड़े रखना। अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो जब से विद्यालय में भोजन मिलने लगा, तब से बच्चे नियमित रूप से आने लगे। कि कुछ बच्चे जो शैक्षिक उद्देश्य उनका नहीं भी होगा, तो वो इसलिए विद्यालय जाते हैं कि चलिए वहां पर खाना मिलेगा, वहां पर कम से कम पेट भर हम खा पाएंगे। क्योंकि देश की जो है, देश में गरीबी इतनी है कि सभी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। तो एक चीज और इसके बारे में जान लीजिए कि ये कार्यक्रम जो चलाया जाता है, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके खर्च वहन करती हैं। केंद्र सरकार जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं और जो विशेष आवश्यकता वाले राज्य हैं, वहां पर 90% जो खर्च है वो केंद्र सरकार वहन करती है, 10% राज्य सरकारें। लेकिन जो सामान्य प्रदेश हैं, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश है, ऐसे प्रदेशों में 60% खर्च जो है वो केंद्र सरकार करती है और 40% खर्चा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तो इस कार्यक्रम के
उद्देश्य आप सामने आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि इस स्कीम के लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों को दो मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है। सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और ईजीएस व एआईई केंद्रों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पोषण के स्तर में सुधार करना जो है वो इसका एक उद्देश्य था कि जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं वो उनकी पोषण के स्तर से क्या मतलब है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। इससे मतलब ये है कि प्रत्येक बच्चे को या प्रत्येक व्यक्ति को हम अगर कह लें कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हमको इतना प्रोटीन मिलना चाहिए, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना वसा, इतना विटामिन और अन्य सारी चीजें। तो हमको जो चीजें मिलनी चाहिए यदि वो हमको उस मात्रा में नहीं मिलती हैं तो हमारा विकास जो है प्रभावित होता है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। तो इसलिए सरकार ने ये प्रयास किया इस योजना के माध्यम से कि विद्यालय में उनको हम वो पोषण उपलब्ध करा सकेंगे जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। उनको वो न्यूट्रिशन मिल सकेगा जिसके लिए वो उनकी जो है आवश्यकता है। तो इससे क्या होगा, इसीलिए आप देखिए कि जो मिड डे मील योजना है इसमें रोज एक प्रकार का भोजन नहीं दिया जाता है। इसमें मेन्यू डिसाइड होता है कि किस दिन बच्चों को क्या दिया जाएगा। ये क्या दिया जाएगा क्यों डिसाइड होता है? इसीलिए कि उनको विभिन्न प्रकार की जो उनकी पोषण के लिए आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। ऐसा नहीं है कि उनको हम रोज खिचड़ी ही खिलाएं या रोज रोटी सब्जी ही खिलाएं। उनको चावल भी मिलेगा, उनको खिचड़ी भी मिलेगी, उनको सब्जी भी मिलेगी और उनको धीरे धीरे अभी तो कुछ राज्यों ने पहल की थी फल और दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन उसमें काफी चुनौतियां आई जिसके कारण जो है वो पूरे देश में लागू नहीं हो पाया। इसके बाद अगला जो आपको इसका उद्देश्य दिख रहा है, लक्ष्य दिख रहा है, उसमें लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। यानी कि ऐसे बच्चे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं उनको वो स्कूल पर फोकस करने लगेंगे अगर उनको हम जो है विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपसे बताया कि कोई बच्चा जो विद्यालय नहीं जाता है वो इसलिए विद्यालय जाने लगेगा ताकि वहां पर कम से कम भोजन मिलेगा, उसकी भूख का निदान होगा। इसके अलावा जो अंतिम लाइन आपको दिख रही है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। तो मिड डे मील केवल विद्यालय चलने के दौरान ही नहीं उपलब्ध होता है बल्कि राज्य सरकारें निर्णय लेकर के ग्रीष्मावकाश के दौरान यानी गर्मी की छुट्टियों में भी इसका संचालन कर सकती हैं और अनेक राज्य सरकारें ऐसा कर भी रही हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है गर्मी की छुट्टी का समय जो होता है वो मई जून का समय होता है और उस समय में यदि किसी क्षेत्र में अकाल की स्थिति है या भुखमरी की स्थिति है तो वहां पर बच्चों को विद्यालय में भोजन उपलब्ध हो जाए। तो मिड डे मील योजना का जो है उद्देश्य ये था। आज की परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो ये मिड डे मील की योजना पूरे देश में संचालित हो रही है। बहुत सारे अब इसमें जो है एनजीओ भी इन्वॉल्व हो गए हैं जिससे आपने नाम सुना होगा अक्षय पात्र का। तो अक्षय पात्र क्या करता है, वो मिड डे मील के पैकेट्स उपलब्ध कराता है। एक तो ये होता है कि आपने सुना होगा बहुत सारे विद्यालयों में भोजन बनता है और दूसरा बहुत सारे विद्यालय ऐसे होते हैं जहां पर भोजन पैकेट में आता है। तो ये थी मिड डे मील योजना और अब इसका जो समय है वो समाप्त होने वाला है।